सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आपका स्वागत है। बिहार में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोशिशें काफ़ी तेज हो चुकी हैं। 3 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है और इसके बाद 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। पहले चरण में 28 अक्टूबर को जो मतदान होना है उसके मुताबिक 71 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसके अलावा दूसरे चरण में जो 3 नवंबर को मतदान होना है उसमें 94 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और इसके बाद फिर जब 7 नवंबर को मतदान होना है तो उसमें 78 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। हालांकि बहुत खींचतान है अगर बिहार की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इस बार बिल्कुल स्वरूप बदला हुआ है। 2015 आपको याद होगा जब महागठबंधन बनाम एनडीए मुकाबला हुआ था और एनडीए को शिकस्त मिली थी, महागठबंधन को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। तब 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और महागठबंधन को 243 में से 178 सीटों पर कामयाबी मिली थी। आपको इसको थोड़ा सा तफसील से मैं बता दूं। 178 में से आरजेडी को 80 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटों पर कामयाबी मिली थी और कांग्रेस को 27 सीटों पर कामयाबी मिली थी। एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में बीजेपी को 53 सीटों पर कामयाबी मिली थी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। यानी कुल मिलाकर के एनडीए के खाते में 58 सीटें गई थी और महागठबंधन के खाते में 178 सीटें गई थी। हैरत की बात यह है कि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 में तो एनडीए को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में एनडीए को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से इसे समझने की कोशिश की जाए तो महागठबंधन को तकरीबन 42% मत पड़े थे और अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को तकरीबन 34% मत पड़े थे। लेकिन इस बार स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं महागठबंधन का स्वरूप बदल चुका है, एनडीए की भी शक्ल बदल चुकी है और एक थर्ड फ्रंट भी सामने है। महागठबंधन की सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और वाम मोर्चा है। वाम मोर्चा में सीपीआईएमएल है, सीपीआई है और सीपीएम है। सीपीआईएमएल 19 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा सीपीआई के खाते में 6 सीटें गई हैं और सीपीएम के खाते में 4 सीटें गई हैं। आरजेडी खुद 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर माफ़ कीजिएगा एनडीए की बात अगर की जाए तो बीजेपी है और बीजेपी 121 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने 121 में से 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को दी है जो वीआईपी के नाम से मशहूर है। पार्टी का नाम वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। 11 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ रही है और जदयू के खाते में जो 122 सीटें गई हैं उसमें से 7 सीटें हमको दी है जदयू ने, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उनके खाते में गई है ये 7 सीटें जदयू की तरफ से। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। 2015 में महागठबंधन का स्वरूप बिल्कुल अलग, जैसा कि मैंने पहले बताया। 2020 में महागठबंधन का स्वरूप बिल्कुल अलग, उसी तरह एनडीए की शक्ल अलग उस वक्त और इस वक्त। तीसरा मोर्चा भी है, तीसरा मोर्चा बनाया गया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएसपी। इसके अलावा देवेंद्र यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो आरजेडी के नेता भी हुआ करते थे, उनकी पार्टी है। इसके अलावा और भी कई छोटी पार्टियां इसमें शामिल हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि मतदाता किसे मतदान करता है और किसे सत्ता पर काबिज होने का मौका देता है। लेकिन कुछ अहम सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि महागठबंधन का जो कोर वोटर है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है वह है एमवाई समीकरण, यानी कि आरजेडी हमेशा एमवाई समीकरण के सहारे बिहार में पॉलिटिक्स करती रही है। यादव 14% है और मुसलमानों की अगर बात की जाए तो 17% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, यानी मुसलमानों की आबादी है बिहार की अगर बात की जाए तो। इस बार चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी थर्ड फ्रंट बना करके अपनी किस्मत आजमा रही है, इसलिए कई तरह के इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रहे हैं महागठबंधन के नेताओं की तरफ से। तेजस्वी यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि एनडीए को फ़ायदा पहुंचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी
बिहार की पॉलिटिक्स में दखल दे रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, जिसका जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि जब उनकी पार्टी नहीं लड़ती है तो आखिर कैसे महागठबंधन या आरजेडी या फिर विपक्ष को हार मिल जाती है, यानी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जबकि एनडीए को कामयाबी मिलती है, यानी बीजेपी को कामयाबी मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो पिछली बार हुए उपचुनाव में किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी का हौसला काफ़ी बुलंद है। और अगर बात करें पूर्वांचल की, माफ़ कीजिएगा सीमांचल की, जो बिहार में है, तो सीमांचल में कई ऐसे ज़िले हैं जो मुसलमानों के लिए काफ़ी मशहूर हैं, यानी कि मुसलमानों की आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मुसलमानों की आबादी के लिहाज से किशनगंज सबसे प्रमुख शहर माना जा रहा है, सबसे प्रमुख ज़िला माना जाता है, जहाँ तकरीबन 68% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कटिहार है, कटिहार में 44% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, अररिया में 42% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और पूर्णिया में 38% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार यानी कि 2019 में झारखंड में 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन पूरी तरह का नाकामी हाथ लगी थी। और एक सीट जो डुमरी थी उस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को 24,132 वोट मिले थे। बावजूद इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां कामयाबी मिली थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अगर ज़्यादा वोट हासिल कर लिया तो इसका फ़ायदा बीजेपी के खाते में जाता है, जिसको लेकर के इल्ज़ाम भी लगाए जाते रहे। लेकिन बावजूद इसके वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को कामयाबी मिली, बल्कि 14 सीटों पर जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहाँ जो महागठबंधन था आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और उसकी सत्ता में वापसी हुई, यानी कि उसने सत्ता पर कब्जा किया। इस बार बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान आखिर किस तरफ जाएगा। माना यह जा रहा है कि मुसलमान, चूँकि आरजेडी का कोर वोटर रहा है, हमेशा मुसलमानों का झुकाव आरजेडी की तरफ रहा है और आरजेडी का ये दावा भी रहा है कि मुसलमान उसे मत करता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कई मौक़ों पर नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से इसमें सेंधमारी हुई है जेडीयू की तरफ से और मुसलमानों का झुकाव जेडीयू की तरफ भी हुआ रहा है। हालांकि इसका रेशियो थोड़ा कम रहा है, इसका प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा, चूंकि एक तरफ थर्ड फ्रंट भी है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं और सेकुलर मोर्चा बनाया है, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया है थर्ड फ्रंट की तरफ से। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2014 से जब बीजेपी की सत्ता हुई थी केंद्र में, तब वो मंत्री बनाए गए थे। बाद में उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया था, महागठबंधन को अपना लिया था। हालांकि महागठबंधन को बुरी तरह से नाकामी हाथ लगी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी, सिवाय कांग्रेस को मिलने की एक सीट, जो किशनगंज पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। 39 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थी, यानी कि महागठबंधन को पूरी तरह से नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि नतीजे वैसे ही आएंगे, चूँकि आपको याद होगा 2014 में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बिहार में एनडीए को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी और तब जदयू ने अलग चुनाव लड़ा था और आरजेडी ने अलग चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो महागठबंधन को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी, यानी कि 178 सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी मिली थी। तकरीबन 42% मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट किया था और अगर मुसलमानों की बात की जाए तो 77% से ज़्यादा मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया था, ऐसा माना जाता है। तो चूंकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी का दखल है इस बिहार चुनाव में, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, इसलिए महागठबंधन को अगर उनकी सीटें बढ़ती हैं या फिर मतदाताओं का, खास करके मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अगर इस थर्ड फ्रंट की तरफ जाता है तो इसका नुकसान हो सकता है महागठबंधन को, ऐसा माना जाता है। हालांकि पप्पू यादव का भी वर्चस्व रहा है। सीमांचल की अगर बात करें तो पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी है और उसने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दिया, उतारा भी है और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि अगर थोड़े से इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो बिहार में सिर्फ 1985 एक ऐसा वो साल था जब चुनाव हुए थे बिहार में विधानसभा के, तब वहाँ विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था, यानी बिहार राज्य हुआ करता था। तब उस वक्त 34 मुस्लिम विधायक
चुने गए थे। 2000 की अगर बात करें तो 2000 में बिहार के बंटवारा से पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ठीक था, 29 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। लेकिन 2015 की अगर बात की जाए तो 24 मुस्लिम विधायक चुन करके असेंबली की दहलीज पर कदम रखने में कामयाब हुए थे। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा 11 सीटें आरजेडी के खाते में गई थी, मुस्लिम विधायकों की बात कर रहे हैं, और 6 कांग्रेस, जो 27 विधायक बने थे कांग्रेस से, उसमें से 6 मुस्लिम थे, और जो जेडीयू के 71 विधायक बने थे उसमें से जेडीयू के खाते में 5 सीटें गई थी। इसके अलावा और दूसरी पार्टियों में भी गई थी सीटें, जैसे माले में भी 1 सीट गई थी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं इस बार, और जो गठबंधन का स्वरूप है, जो शक्ल है उसकी बिल्कुल अलग है इस बार 2015 के मुकाबले में। एनडीए में वो पार्टियां हैं जो पिछली बार महागठबंधन में थीं, और महागठबंधन में इस बार वही पार्टियां हैं जो पिछली बार थीं। लेकिन हाँ, वाम मोर्चा पिछली बार महागठबंधन में शामिल नहीं था, लेकिन इस बार वाम मोर्चा शामिल है। तो अब मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किस तरफ जाता है, ये बड़ा अहम है। माना यह जाता है कि जिस तरफ एक मुश्त होकर के मुसलमानों ने वोट किया, उसका फ़ायदा उसे ज़रूर मिलेगा, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, या चाहे वो थर्ड फ्रंट हो। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने वक्त वक्त पर कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी भरपूर तरीके से किया है, और उसका फ़ायदा भी जेडीयू को मिला है। हालांकि एनडीए में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी की जो शक्ल है बिहार के संदर्भ में अगर समझने की कोशिश की जाए तो बिल्कुल अलग है। हाँ, आरजेडी की अगर बात की जाए तो 15 साल आरजेडी ने राज किया है नीतीश कुमार से पहले, और एमवाई समीकरण के आधार पर ही राज किया है। आज भी आरजेडी की जो पॉलिटिक्स है वो एमवाई समीकरण पर ही आधारित है, और एमवाई समीकरण ही आरजेडी को हमेशा जिंदा रखता है। यानी कि आरजेडी की जो पॉलिटिक्स है पूरी तरह से एमवाई समीकरण पर आधारित है। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 14% यादव मतदाता हैं और 17% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं बिहार में। लेकिन दिलचस्प एक आंकड़ा भी मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि 2015 के चुनाव में 61 यादव विधायक चुने गए थे। 14% में 61 यादव विधायक चुने गए थे। अगर मुसलमानों की बात करें तो 17% में से 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। हालांकि अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए, कोयरी है, कुर्मी है, कुर्मी की तो सिर्फ 4% आबादी है, कोयरी की तो 7 से 8% आबादी है। बावजूद इसके इनके विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति होती है बिहार में। उत्तर प्रदेश को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि अगर केंद्र की सत्ता पर आपको काबिज होना है तो इसी के सहारे आपको चल करके यहाँ आना होगा, चूँकि बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति केंद्र के लिए रास्ता तय करती। तो देखने वाली बात ये होती है कि 2020 में हो रहे विधानसभा चुनाव में किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, किसके सिर ताज सजेगा और सत्ता में किसका दखल होगा। ये बड़ा अहम सवाल है, और इसके केंद्र बिंदु में मुस्लिम मतदाता हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता है। नतीजे जब आएंगे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नतीजों के लिए। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।